हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के 100 प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसी प्रकार से अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसी प्रकार से हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। और जो 23 तारीख को एग्ज़ाम है, 23 अगस्त को, उसके लिए एक हमने ग्रुप भी शुरू किया है टेलीग्राम पर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम किसने दिया? उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध मतलब क्रमबद्ध तरीके से किसने दिया था? तो बी ऑप्शन एटकिंसन जो हमारा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये सभी जो हैं यशोधर मठमाल, मदन मोहन जोशी, केपी नौटियाल और इसके अलावा जो है यशवंत सिंह खटोच, यशोधर मटवाल, शिव प्रसाद डबराल जो हैं, इन सभी ने जो है उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का जो है इनको श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, बहादुराबाद हरिद्वार से ताम्र उपकरण एवं मृद भांडों की खोज किस वर्ष हुई? तो 1951 में जो है ताम्र उपकरण और मृद भांडों की खोज हुई, जबकि 1953 में जो है बहादुराबाद से पाषाण उपकरण एवं मृद भांडों की खोज की गई थी। तो दोनों अलग अलग हैं, याद रखें। किसने की थी? तो ये की थी हमारे यक्षदत्त जो शर्मा जी थे, उन्होंने ये खोज की थी। हरिद्वार को किस सभ्यता का नगर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गेरुए रंग की सभ्यता जो है हरिद्वार को कहा जाता है। हरिद्वार को गेरुए रंग की सभ्यता का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्राप्त उपकरण किस वर्ग में रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं फ्लेक वर्ग में। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण जो है वो फ्लेक वर्ग में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेक वर्ग के प्रस्तर उपकरण किस काल से संबंधित हैं? तो ये हैं आद्य ऐतिहासिक काल से जो है ये संबंधित है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला है, हटवाल घोड़ा शैल चित्र किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो हटवाल घोड़ा शैल चित्र जो है वो अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ठंडुंगा शैल चित्र किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से ठंडुंगा शैल चित्र जो है वो प्राप्त हुआ है, जबकि हटवाल घोड़ा जो है वो अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, द्वाराहाट में प्राचीन शैल चित्रों के अवशेष कहाँ से मिले? तो ये मिले थे मुनियों के ढाई पर्वत जो है वहाँ से द्वाराहाट में प्राचीन शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक जो है वो हेनवुड को कहा जाता है। हेनवुड इसका सही आंसर है। 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की? तो 1856 में जो है देवीधुरा से जो वो है हेनवुड ने की थी, जबकि रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज जो है वो की थी हमारे यशोधर मटवाल जी ने। इन्होंने जो है रामगंगा घाटी में महापाषाणकालीन जो है पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, नोला गांव में कपमार्क्स ओखली की खोज किसने की? तो यशोधर मठवाल जो हैं इन्होंने नोला गांव में कपमार्क्स ओखली की खोज की थी। मेहरू उड्यार किस घाटी में स्थित है? ये मेहरू उड्यार है। मेहरू उड्यार जो है मेहरू उड्यार किस घाटी में स्थित है? तो ये है रामगंगा घाटी में स्थित। सी ऑप्शन इसका सही है, इंपॉर्टेंट है। धनगल गांव में उत्खनन किस वर्ष कराया गया? तो इसका सही आंसर है बी, 1998 में धनगल गांव में उत्खनन कराया गया था। धनगल उत्खनन का संरक्षण किसने किया? मतलब धनगल जो गांव में उत्खनन हुआ था वो किसने कराया था? तो ये कराया था MP जोशी एवं DS नेगी ने 1998 में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक प्राचीन लौह उपकरण कौन सा है? तो वो है लौह फलक जो है उत्तराखंड का सर्वाधिक प्राचीन लौह उपकरण है। अगला प्रश्न है, नैनी पाताल से 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज कब की गई? तो ये था इसका सी ऑप्शन सही है। 1999 में जो है नैनी पाताल से 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज की गई थी। मंगोली शैल चित्र किस जनपद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है नैनीताल। नैनीताल से जो है मंगोली शैल चित्र जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1986 में ताम्र उपकरण की खोज किस जिले से हुई? तो 1986 में ताम्र उपकरण की खोज जो है वो अल्मोड़ा से हुई थी। बी ऑप्शन सही है। मोर ध्वज में उत्खनन 1887 ईस्वी में किसने कराया? तो एम मरखम में जो है ने मोर ध्वज में 1887 ईस्वी में जो है उत्खनन कराया था।
1919-20 में उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किसने किया? तो दयाराम साहनी जो है, इन्होंने 1919-20 में उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था। 1921 में इन्होंने हड़प्पा संस्कृति की खोज भी की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में। 1919-20 में जो है उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया, जबकि 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की। अगला प्रश्न है, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैलाश्रय से प्राप्त हुआ? तो ये कसार देवी शैलाश्रय से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कसार देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में कश्यप पहाड़ी पर स्थित है कसार देवी मंदिर। अगला प्रश्न है, बाढ़ वाला जगत ग्राम में कितने अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? तो 4 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख जो है बाढ़ वाला जगत ग्राम में मिलता है। बाढ़ वाला जगत ग्राम अभिलेख में किस गुप्तकालीन शासक का उल्लेख मिलता है? तो शिव भवानी जो है गुप्तकालीन शासक का जो है बाढ़ वाला जगत ग्राम अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 हमारा है, हरिपुर नामक पुरा स्थल किस जिले में है? तो हरिपुर जो है वो देहरादून में पड़ता है। बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र पत्रों की खोज किस वर्ष हुई? तो सही आंसर है 1989 में जो है 8 ताम्र पत्रों की खोज हुई है। कहाँ से हुई है? बनकोट पिथौरागढ़ से। अगला प्रश्न है, ताम्र संस्कृति के बाद ऊपरी गंगा घाटी में किस संस्कृति का विकास हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति जो है इसका विकास जो हुआ था ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के बाद हुआ। अलकनंदा घाटी में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये मिले हैं थापली श्रीनगर से। अलकनंदा घाटी में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले। अगला प्रश्न है, कप मार्क्स का संबंध उल्लेख किसने किया? तो कप मार्क्स का उल्लेख जो है वो रिवॉर्ड कार्नक ने किया था। कप मार्क्स का सर्वप्रथम उल्लेख। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नोला ग्राम से डॉक्टर यशोधर मठवाल ने कितने कप मार्क्स की खोज की? तो 73 कप मार्क्स की खोज जो है पश्चिमी रामगंगा घाटी के नोला ग्राम से यशोधर मठवाल ने की थी। अगला प्रश्न है, यमुना घाटी में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो पुरोला उत्तरकाशी से जो है यमुना घाटी में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। थापली एवं पुरोला से प्राप्त मृदभांडों पर चित्र किस रंग से बनाए गए हैं? तो थापली और पुरोला से जो है मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं, तो वो किस रंग के हैं? तो वो है काले रंग के। अगला प्रश्न है, इन मृदभांडों पर चित्र मुख्यतः किस प्रकार की रेखाओं में बने हैं? तो जो ये मृदभांड प्राप्त हुए हैं कहाँ से? पुरोला और थापली से, उस पर जो चित्र बने हुए हैं वो क्षैतिज एवं अनुलंब रेखाओं में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन किसने माना? मतलब महाभारत कालीन से संबंधित किसने माना? तो वो माना BV लाल ने जो है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन माना। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति वाले स्थलों से किस पशु के अवशेष प्रमुख रूप से मिलते हैं? तो घोड़े के जो है अवशेष यहाँ से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को किस युग के प्रचलन का श्रेय जाता है? तो लोह युग का प्रचलन जो है इस संस्कृति को जो है इसका श्रेय जाता है लोह युग का प्रचलन। MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महाश्मकालीन कप मार्क को कितने भागों में विभाजित किया? तो 7 भागों में विभाजित किया था MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महाश्मकालीन कप मार्क को कितने भागों में? 7। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति किसे माना जाता है? तो कोल जो है उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति माना जाता है कोल को। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की तलहटी में बसी संस्कृति को क्या कहा जाता है? जो पहाड़ों की तलहटी में बसी हुई होती है उसे कहा जाता है महाश्म संस्कृति। इंपॉर्टेंट है, पहाड़ों की तलहटी में। महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियों द्वाराहाट में किस मंदिर के दक्षिण से मिली? तो चंद्रेश्वर मंदिर जो है उसके दक्षिण से जो है महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ जो हैं प्राप्त हुई हैं। द्वाराहाट से लगभग कितने कप मार्क्स ओखली प्राप्त हुए हैं? तो द्वाराहाट से 200 कप मार्क्स जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। ये कप मार्क्स कितनी समांतर पंक्तियों में खुदे हुए मिले? तो ये कप मार्क्स 12 समानांतर पंक्तियों में खुदे हुए मिले हैं। महाश्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में किसने की? तो रिवॉर्ड कार्नक ने जो है महाश्म संस्कृति की आकृतियों की खोज की थी 1877 में। कप मार्क्स ओखली का संबंध किस संस्कृति से माना जाता है? तो सही आंसर है हमारा महाश्म संस्कृति। जो कप मार्क्स ओखली हैं वो महाश्म संस्कृति से संबंधित हैं।
MP जोशी ने किस जनजाति को महासमकालीन बताया? तो टोक एवं मूल्य जनजाति जो है इसको MP जोशी ने महासमकालीन बताया। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो किसमें मिलता है? पुरा साहित्यिक ग्रंथों में। प्रश्न इस तरीके से ही बन सकता है, किस नाम से मिलता है? मुंडी या सवर नाम से। तो कोल जाति को मुंडी या सवर नाम से किस में जाना जाता है? पुरा साहित्यिक ग्रंथों में। अगला प्रश्न है, कोल प्रजाति के लोग किस प्रकार के बताए गए हैं? तो कोल प्रजाति के लोग जो हैं पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कुरूप और भद्दे जो हैं उनको कहा गया है। कोल प्रजाति में नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा एवं वृक्ष पूजा का भी उल्लेख मिलता है। कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति से संबंधित है? तो कुमार कुमारी प्रथा जो है वो कोल जनजाति से संबंधित है, कोल प्रजाति से संबंधित है। कुमार कुमारी प्रथा में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो भोटांतिक प्रजाति का जो है इसमें प्रभाव दिखाई देता है। कोल प्रजाति में कौन सी विवाह प्रथा प्रचलित है? तो बहु विवाह प्रथा जो है कोल प्रजाति में प्रचलित है। कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी किस देश से मिलती है? तो कोलीय गणतंत्र जो है ये नेपाल से संबंधित था। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल ने कोल मुंड जाति को किस क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना? तो इन्होंने माना है भारत या हिमालय क्षेत्र की जो है प्राचीनतम जाति को शिव प्रसाद डबराल ने जो है कोल जाति को सबसे प्राचीनतम माना है। कोलों के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ? तो किरात जो है, कोलों के बाद कौन आए थे? तो वो आए थे किरात। किरातों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किरातों को जो है अन्य किन्नर या कीर के नाम से जाना जाता है किरातों को। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में किरातों को किस नाम से जाना जाता है? तो भिल नाम से जो है स्कंद पुराण में किरातों को जाना जाता है भिल नाम से। किरातों की भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित मानी जाती है? तो मुंडा भाषा परिवार से जो है इसको संबंधित माना जाता है। किरातों की भाषा कौन सी थी? मुंडा। किरातों का एक मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था? तो किरातों का जो है मुख्य खाद्य पदार्थ वो सत्तू था। किरात प्रजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो भ्रमणकालीन थी और पशुपालन आखेट पशुपालन करती थी और भ्रमणकालीन प्रजाति थी किरात। अगला प्रश्न है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने किसके नेतृत्व में अर्जुन से युद्ध किया? तो शिव के झंडे के नीचे जो है किरातों ने अर्जुन से युद्ध किया था। अर्जुन और किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था बिल्लभ केदार में। अर्जुन और किरातों का युद्ध हुआ था बिल्लभ केदार में। बिल्लभ केदार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शिव प्रयाग नाम से जाना जाता है बिल्लभ केदार को। हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि किस ग्रंथ से होती है? तो ये होती है कादम्बरी से। कादम्बरी ग्रंथ से जो है हिमालय क्षेत्र में किरातों की पुष्टि होती है। कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो ये हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है कादम्बरी के रचयिता हैं। कालिदास के किस महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है? तो रघुवंश जो है, रघुवंश में कालिदास के जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें किरातों का वर्णन मिलता है। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है कण्वाश्रम का जो है भरत शकुंतला जो है उनका, दुष्यंत शकुंतला, इनका सबका जिक्र उसमें मिलता है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किरातों के वंशज मुख्यतः किस स्थानों पर निवास करते हैं? तो अस्कोट और डीडी हाट जो हैं यहाँ पर जो है किरातों के जो वंशज है वो निवास करते हैं। जॉर्ज गिब्सन ने किस प्रजाति को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना? तो किरात को जो है जॉर्ज गिब्सन ने जो है प्राचीनतम प्रजाति माना किरात को। जबकि पहले कहा जाता था कि कोल सबसे प्राचीनतम प्रजाति है, जबकि जॉर्ज गिब्सन के अनुसार कौन सी है? वो है किरात। राहुल शाक्रात्यायन के किस ग्रंथ में किरातों का वर्णन मिलता है? तो इम्पोर्टेंट है हिमालय परिचय जो है, इसमें जो राहुल शाक्रात्यायन की रचना है इसमें किरातों का वर्णन मिलता है। राहुल शाक्रात्यायन के अनुसार किरात किस में विश्वास रखते हैं? तो संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म, जादू टोना जो है इस पर राहुल शाक्रात्यायन के अनुसार किरात जो है इसमें विश्वास रखते हैं। 74 है, मैग्नेस तीजी की किस पुस्तक में किरातों का वर्णन मिलता है? तो इंडिका में जो है मैग्नेस तीज की जो इंडिका पुस्तक है उसमें किरातों का वर्णन मिलता है। किरातों के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का उल्लेख मिलता है? तो किरातों के बाद जो है वो खसों का उल्लेख जो है उत्तराखंड में मिलता है। अगला प्रश्न है, खसों को किस वर्ष शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया? तो 1885 में जो है शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। महाभारत के किस पर्व में खसों का उल्लेख मिलता है? तो सभा पर्व में। महाभारत के सभा पर्व में जो है खसों का उल्लेख मिलता है। वन पर्व इसका आंसर नहीं है, कभी वन पर्व के लिए सोचो आप। महाभारत के युद्ध में खस किस पक्ष की ओर से लड़े थे? तो इन्होंने
कौरव की ओर से जो है महाभारत में युद्ध किया था। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार खसाधिपति की राजधानी कौन सा नगर था? तो कार्तिकेयपुर जो है, राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार खसाधिपति की राजधानी जो है वो कार्तिकेयपुर थी। व्रत संहिता में खसों को किस नाम से संबोधित किया गया? तो तंगा नाम से। ये इंपॉर्टेंट है। व्रत संहिता में, किसमें? व्रत संहिता में खसों को किस नाम से जाना गया? तो तंगा नाम से जाना गया। खसों में कौन सी सामाजिक प्रथा प्रचलित है? तो घर जमाई प्रथा, घर जमाई रखने की प्रथा जो है वो खसों में प्रचलित है। खस समाज में कौन सी धार्मिक प्रथा प्रचलित थी? तो वो थी पशु बलि प्रथा जो है खस समाज में प्रचलित है। खस समाज में विधवा द्वारा किसी पुरुष को अपने घर में रखने की प्रथा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टिकवा प्रथा। अगला प्रश्न है, दूसरे विवाह के बाद प्रथम पति से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है झटेला। खस समाज में ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो देवदासी प्रथा जो है ये खस समाज में जो ज्येष्ठ पुत्री, जो बड़ी पुत्री होती है थी, उसको मंदिर में दान कर दिया जाता था, तो इसको देवदासी प्रथा कहा जाता था। जेठू प्रथा का संबंध किससे है? तो जेठू प्रथा का संबंध है ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना, इससे जो है जेठू प्रथा से संबंधित है। गढ़वाल एवं कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस प्रजाति के समय हुआ? तो खसों के समय सर्वाधिक प्रचार जो है बौद्ध धर्म का हुआ था। शक जाति मूलतः किस क्षेत्र से आई थी? तो ये पश्चिमी एशिया से आई थी। इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी एशिया से आई थी। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार शक किसका अपभ्रंश है? तो खसों का अपभ्रंश है शक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के अधिकांश किस प्रकार के मंदिरों से शक जाति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो शक जाति की जो हमें पता चलता है वो पता चलता है सूर्य मंदिर से, इसमें कटारमल का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, काली नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सोका। जो काली नदी घाटी में भोटिया लोग रहते हैं उनको सोका कहा जाता है। सोका भोटिया प्रजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो व्यापार करना जो है इनका प्रमुख व्यवसाय है। ये तिब्बत लोगों से व्यापार करते थे। भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार किस वर्ष तक करते थे? तो 1962 तक जो है भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। जब भारत चीन का युद्ध हुआ तब यह व्यापार जो है बंद हो गया था। 1914 ईस्वी के समझौते के आधार पर भोटिया जाति को किस देश से व्यापार करने की अनुमति मिली? तो तिब्बत से जो है अनुमति मिली थी। 1914 से 1962 तक जो है ये तिब्बत से व्यापार करते रहे। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भोटांतिकों की उपजाति है? तो गरब्याल, गुंजियाल, मर्तोलिया, ये सब उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भोटिया समाज में राठ किसका सूचक माना जाता है? तो राठ जो है वो बिरादरी का सूचक माना जाता है भोटिया समाज में। रणबड़ प्रथा का प्रचलन किन घाटियों में रहने वाले भोटांतिकों में था? तो इसका सही आंसर है दारमा और ब्यास घाटी में जो भोटांतिक रहते थे उनमें रण और बड़ प्रथा का प्रचलन था। भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा किस रूप में करते थे? तो घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में ये करते थे। भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो कूंच जो है भोटांतिक के समूह जो होते हैं स्थानीय भाषा में उन्हें कहा जाता है कूंच। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की जनजातियों में सबसे प्राचीन जनजाति किसे माना जाता है? तो भोटिया को जो है प्राचीन जनजाति माना जाता है, जबकि प्रजाति किसको माना जाता है? वो कोल को माना जाता है। और जॉर्ज गिरसन के अनुसार किसको माना जाता है? तो किरात को माना जाता है। ये सभी जो है पॉइंट्स है जिनको आपको क्लियर रखना होगा। तो ये आज हमारे 100 प्रश्न थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए डेली इस प्रकार की जो है वीडियो बनाई जाएगी, जिससे हम 23 अगस्त का जो एग्ज़ाम है उससे पहले उत्तराखंड को हम कवर कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।